नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर हम नोट्स कर रहे हैं। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके अंदर हमने 2 पार्ट बनाए हैं इस वीडियो के। पहले पार्ट में हमने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने इसके अंदर सूचक पढ़े हैं और प्राकृतिक कृत्रिम सूचक पढ़ने के बाद में हमने गंधीय सूचक, धातु, अधातु, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की सारी बातें पढ़ने के बाद में हम लवणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लवणों के बारे में हम चर्चा करने वाले। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पीएच हमने पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ लिया। अब इनके बारे में आपको पढ़ना है। लवण के बारे में पूरा का पूरा आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपने ये बोला था कि हमें हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने एसिड बेस से संबंधित जितनी बातें थी वो सारी कवर कर ली। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि लवण क्या होते हैं, जिसका जवाब हम पहले पार्ट में दे भी चुके हैं कि अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करने से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो ना तो पूरी तरीके से अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, फिर लवण बोलते हैं। तो ऐसे लवण जिसमें कोई एक समान धन या ऋण मूलक होते हैं, उन्हें एक ही लवण परिवार का सदस्य बोला जाता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। मान लो मेरे पास में अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से एक बना NaCl, ठीक है। और दूसरा मैं एक और लवण लेकर के आता हूँ CaCl2। एक और लवण लेके आता हूँ KCl। ये सभी के सभी लवण हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो आप, लवण जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन और एक नेगेटिव आयन, जिसको हम Cl- बोलेंगे यहाँ पर। अब आप देखोगे कि NaCl में ऋणात्मक आयन यही है Cl-। इसके अंदर भी Cl- ही होगा, इसके अंदर भी Cl- होगा। यानी कि इन तीनों लवणों के अंदर ऋणात्मक आयन एक जैसा है, इसलिए इन तीनों को ही हम क्लोरीन परिवार का सदस्य बोलेंगे। यानी कि ये तीनों कौन से लवण परिवार से संबंध रखते हैं, आप बोलोगे क्लोरीन के परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है। क्लोरीन परिवार के ये लवण हैं। तो अब आपको ये डेफिनेशन आराम से समझ में आएगी कि ऐसे लवण जिसमें कोई एक धन या ऋण मूलक एक समान मिलते हैं, उन्हें एक ही लवण परिवार का सदस्य कहा जाता है। नोट्स बना लेना है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता रहूँगा कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, साथ साथ में लिखते जाएं। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो उनको लिखते हुए चलेंगे आप लोग। देखो, तो अब बात आती है जैसे कि NaCl और Na2SO4 को सोडियम लवण के परिवार का सदस्य कहेंगे। यानी कि दोनों के अंदर सोडियम, इसमें भी सोडियम, इसमें भी सोडियम, कॉमन चीज़ है, एक जैसी समान है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों सोडियम परिवार के सदस्य हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो एक लाइक करके मुझे बता दें। आप लाइक करते मैं समझ जाऊँगा कि आपको समझ में आ गया है। लवणों का pH। लवण सामान्यतः अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन हो सकते हैं। pH वैल्यू अपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, 0 से लेकर के और 1-14 तक ये है pH वैल्यू होती है। इसी चैप्टर के अंदर पहले पार्ट में पढ़ा था आपने। और साथ में आपने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर pH वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और किसी पदार्थ की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, ठीक है, और 7 ही है तो वो उदासीन होगा। अब अपने पास में लवण जो होते हैं वो हमेशा उदासीन नहीं होते हैं। यहाँ से वो बात समझ में आएगी अपने को। pH 7 से अगर ज़्यादा है तो वो लवण क्षारीय होंगे, 7 से कम है तो वो अम्लीय होंगे। बनते कैसे हैं फिर ये क्षारीय अम्लीय लवण कैसे बनते हैं? उदासीन तो हमने सुना था, लेकिन ये कैसे बनते हैं फिर? देखो, तो लवणों का pH सामान्यतः कैसा हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। और अगर दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्षारीय लवण बनेगा।
इसके अलावा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से करेगा तो उदासीन ही बनेगा, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से करेगा तो उदासीन लवण ही बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं साधारण नमक की। आपके पास में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल मिला करके हम 5 या 6 लवण पढ़ने वाले हैं या फिर 6 कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, यानी कि यौगिक पढ़ने वाले हैं। उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट। सबसे पहले आप पढ़ोगे NaCl के बारे में। NaCl क्या होता है, इसका रासायनिक नाम, इसका साधारण नाम और दैनिक जीवन में इसका उपयोग पढ़ेंगे। हर एक चीज़ के बारे में 3 बातें ज़रूर पढ़ेंगे। पहली बात क्या पढ़ोगे, उसका रासायनिक नाम। ठीक है, दूसरी बात आप पढ़ोगे कि उसका बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन, बनाने की विधि। ठीक है, दूसरी बात ये देखोगे। तीसरी बात आप क्या देखोगे इसके बारे में, तीसरी बात देखोगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, कैसा होता है भौतिक गुण। और इसके बाद में आप देखोगे इसके उपयोग। ठीक है, क्या देखोगे, उपयोग। ये 4 बातें आप सभी के बारे में देखोगे। सभी कौन कौन है फिर, एक तो NaCl है, इसके बारे में 4 बातें। NaOH, इसके बारे में 4 बातें देखोगे आप। एक NaHCO3, इसके बारे में 4 बातें देखोगे आप। CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, इसके बारे में भी 4 बातें देखनी पड़ेगी। एक धावन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3, इसके बारे में भी 4 बातें देखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आता है अपने पास में CaSO4.12H2O, आधा H2O। ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, इन 6 के बारे में अपने को 4 बातें देखनी है। थोड़ा सा इसीलिए चैप्टर बड़ा हो जाता है, इनके बारे में बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल मिला करके 5 पार्ट बनाए, सॉरी 2 पार्ट बनाए हैं इसके, इस चैप्टर के, क्योंकि एक चैप्टर में जब करेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा वो, और इसको समझने में अपने को टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। समझ गए। तो अब देखो आप साधारण नमक के बारे में सीखो आप। सबसे पहले HCl अम्ल तथा NaOH क्षार की अभिक्रिया से NaCl बनता है, पहली बात। दूसरी बात, यह एक उदासीन लवण होता है। क्यों होता है, कोई पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, आप बताओगे कि HCl अम्ल परबल अम्ल होता है, NaOH भी परबल क्षार होता है, परबल और परबल के मिलने से उदासीन बनता है। यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में विभिन्न लवण घुले हुए होते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करके NaCl को पृथक किया जाता है। बड़े क्रिस्टल में अशुद्धि के कारण भूरे रंग का होता है। यह शॉर्टकट में थोड़ा लिखा हुआ है, ये बातें आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझा दूंगा। इसे खनिज नमक भी कहते हैं। लंबे समय तक समुद्र का कोई हिस्सा सूखने से बनते हैं। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। अब मेरी बात सुनो, समुद्र होता है आपके पास में, समुद्र के अंदर ये नमक यानी लवण घुले हुए होते हैं। समुद्र के पानी को किन्हीं क्यारियों के अंदर भर करके और क्यारियों को चारों तरफ से ढक देंगे, बंद कर देंगे, वैसे ऊपर से खुला रखेंगे, और सूरज के प्रकाश की वजह से पानी तो उड़ जाएगा और नीचे जो नमक है वो बस जाएगा। ठीक है, इस नमक में थोड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, फिर इसको टैंक में डाल करके थोड़ा पानी डाल करके और क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाती है, तो फिर NaCl अलग हो जाता है, यानी कि नमक अलग हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, समुद्र सूख जाते हैं। ठीक है, और समुद्र सूख जाएंगे तो वहाँ पर जो नमक के पिंड बनेंगे, अपने पास में क्रिस्टल बनेंगे, वो बहुत बड़े बड़े होंगे और भूरे रंग के होंगे वो। और भूरे रंग के क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर केवल नमक नहीं है, कुछ अशुद्धियाँ भी हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई खनिज नमक क्या होता है, तो खनिज नमक समुद्री जल के सूख जाने से और जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उनको हम खनिज नमक कहते हैं। इनका रंग भूरा क्यों होता है, प्रश्न अगला बन गया, क्योंकि इनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, इसलिए इनका रंग भूरा होता है। ठीक है, आ गई होगी बात। इनको समुद्र, ये जो खनिज नमक है, इसको निकाला कैसे जाता है, कोयले की तरह खनन करके ही इसको निकाला जाता है। चलो अगली बात अपने पास में आ जाती है कि नमक बनाते कैसे, बता दिया, नमक का सूत्र बता दिया, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका उपयोग क्या होता है भाई नमक का, NaCl का उपयोग और देख लो आप। उपयोग के रूप में आप देखोगे कि NaCl का लिख लेना आप कॉपी पेन लेकर के। NaCl का उपयोग घरों में होता है, घरों में खाना बनाने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग दूसरा लिख लो NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, धावन सोडा बनाने के लिए, और इसके अलावा विरंजक चूर्ण बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, 4 बहुत है, और भी लिखूं,
और लिख लो, एक और लिख लो, धावन सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और एक लिख लो NaOH यानी कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे लिख लो। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेना है, NaOH कास्टिक सोडा। कैसे बनाएंगे हम? NaCl का उपयोग करके कैसे बनाएंगे वो देखो। देखो, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaCl का जलीय विलयन लेकर के उसमें थोड़ी सी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर और अपने को क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। NaOH का जलीय विलयन भी प्राप्त होता है, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ें, एनोड पर अपने को क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोरो नहीं, क्लोर, ओनली क्लोर, क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तो गैस बनती है क्लोरीन गैस, और ये एक अपने पास में क्षार बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा गया है। अभिक्रिया क्या होगी? पानी में घुला हुआ है नमक, और इससे बन जाती है विद्युत, यहाँ पर एक बात लिख लेना तीर के निशान के ऊपर, विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर बनेगी क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH का जलीय विलयन बन जाएगा। प्राप्त क्लोरीन का उपयोग, अब दो तीन चीज़ें बनी अपने पास में, इन तीनों का ही उपयोग है। क्लोरीन का उपयोग पूछेगा आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड इन द क्लोरोएल्कली प्रोसेस। क्लोरोएल्कली प्रक्रिया में निकलने वाले गैस के उपयोग बताइए, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो इसका उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जा सकता है, स्विमिंग पूल में किया जा सकता है, PVC बनाने के लिए किया जा सकता है, और रोगाणुनाशक बनाने के लिए, CFC बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए भी किया जा सकता है। रोगाणुओं को मारते हैं, कीटनाशक कीटों को मारते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर कुछ जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए भी क्लोरीन गैस, PVC पाइप होती है उसको बनाने के लिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है इसको बनाने के लिए होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? ईंधन के रूप में कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस एक बढ़िया ईंधन है और अच्छी ऊर्जा भी मुक्त करता है जलाने पर। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग खाद बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल एक फैट होता है कृत्रिम वसा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेना कृत्रिम वसा। इसके बाद में तीसरी चीज़ अपने पास में जो मेन चीज़ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका उपयोग क्या होगा? कई सारे उपयोग हैं उसके भी। यह शुष्क होता है, श्वेत होता है। शुष्क यानी सूखा सूखा श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये उसके गुण आ रहे हैं। पहली बात, यह जल में घुलनशील होता है और जलीय विलयन क्षारीय होता है। गुण ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर आप हेडिंग लगाओगे गुण, और ये उपयोग है नीचे की तरफ। ठीक है, तो गुण तो ये हो गए, उपयोग देख लो। साबुन अपमार्जक यानी कि सर्फ बनाने में भी होता है। दूसरा उपयोग, कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। धातुओं से ग्रीज को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कई सारे उपयोग हैं, आपने देखे हैं अभी अभी। तो इस तरीके से आप इनके उपयोग बता सकते हो। आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, एक जिसमें एक एनोड होगा, कैथोड होगा। एनोड के ऊपर क्या बनेगी? क्लोरीन गैस। कैथोड के ऊपर क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। कैथोड के ऊपर कैसा होता है? कैथोड के ऊपर माइनस होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है। तो इस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन इसकी तरफ जाएगा और क्लोरीन गैस जो है Cl माइनस वो इसकी तरफ जा करके उड़ जाएगा। NaOH है वो यहीं पर बनेगा कैथोड की तरफ ही। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक आता है एक और दो। दो चीज़ें हो गई अपने पास में, NaCl हो गया और NaOH हो गया। तीसरी चीज़ अपने पास में है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है अपने को, वो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा इनके सभी के रासायनिक सूत्र जरूर याद कर लेना। कारण क्या है इस चीज़ का? कारण ये है कि आपसे परीक्षा के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिल ही जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई सालों के पेपर जब देखे जाते हैं तो उनमें हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि या तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछ लेता है, या कभी कभी कास्टिक सोडा का पूछ लेता है, कभी किसी दूसरे चीज़ का पूछ लेता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे इनको। इसका साधारण नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वही बात है। सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस को
अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो करवाने पर अपने को विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है आराम से। यानी कि 2 स्टेप होगी। पहली स्टेप तो वही पहले वाली, उसमें अपने पास में क्लोरीन गैस बनी थी, उस क्लोरीन गैस को हम पास करवाएंगे, गुजारेंगे CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या होता है CaOCl2। ये तो चाहिए था अपने को। साथ में थोड़ा सा जल भी बन जाएगा, ये पड़ा रहेगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विरंजक चूर्ण बनाना था, वो बन गया है। विरंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं, कैसा दिखता है अपने को, देखो विरंजक चूर्ण जो होता है पीले रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसकी गंध थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, याद रखना गुण के बारे में पूछे तो। यह ठंडे जल में अधिक विलयशील होता है, ठीक है, ठंडे जल में आराम से विलय हो जाता है, गर्म में तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे में भी हो जाएगा। अब विरंजक चूर्ण आपने बना तो लिया, इसका उपयोग क्या होगा फिर, कई सारे उपयोग है भाई साहब इसके। देखो पहला उपयोग है, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जा सकता है, कागज उद्योग में किया जा सकता है, लकड़ी उद्योग में किया जा सकता है। विरंजन के लिए, विरंजन का मतलब क्या होता है पता आपको, विरंजन का मतलब होता है रंग को उड़ाना, रंग उड़ाना। अब जहाँ पर भी रंग उड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी हम क्या काम में ले लेंगे, विरंजक चूर्ण काम में ले लेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो आगे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका उपयोग विभिन्न रसायनों के उपचयन हेतु किया जा सकता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और कई पदार्थों के ऑक्सीकरण करने में इसका उपयोग हो सकता है। क्यों हो सकता है पता आप लोगों को, क्योंकि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ऑक्सीजन मुक्त करता है। थोड़ा सा इसको पानी में घोलेंगे, थोड़ा अम्ल के साथ में घोलेंगे ना, तो ऑक्सीजन मुक्त करता है और ये दूसरों को दे देता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीकारक है ये। इसका उपयोग, तीसरा देखो, इसका उपयोग जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो 2 चीज़ें हो गई आपके पास अब, जिसका उपयोग रोगाणु मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और दूसरा सबसे पहले अपने क्लोरीन गैस बनी थी वो हो गया। चौथा उपयोग है इसका, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, कितने हो गए अपने पास में, 3 हो गए मेरे हिसाब से। दूसरा देखो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है और क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बनाते कैसे हैं, उपयोग क्या है, गुण क्या है, ये सारी बातें देखो। पहली बात, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम। ध्यान से देखना, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका पूरा का पूरा रासायनिक नाम हो जाएगा। तथा इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा आप वही है, पकौड़े, केक, ब्रेड बनाने के लिए जो काम में लेते हैं ना, वही है ये। इसका निर्माण NaCl के जलीय विलयन की अभिक्रिया CO2 गैस व NH3 से करवाने पर बेकिंग सोडा आराम से प्राप्त हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई, बेकिंग सोडा, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, आप भी वैसे याद रख लो। बेकिंग सोडा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा कितनी चीज़ें, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो नमक ले लो, थोड़ा सा पानी मिला लो, उसमें CO2 गैस भी प्रोवाइड करवा दो, उसमें थोड़ा सा अमोनिया भी डाल दो। इस तरीके से चारों चीज़ों जब मिलाओगे आप लोग, तो आपके पास में जो चाहिए वो बन जाएगा। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अब ध्यान से देखना, यहाँ से तो सोडियम CO2 और एक ये O CO3 हो गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो NaHCO3, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर एक तो NH3 बचा है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और एक यहाँ पे एक Cl बचा हुआ है, तो NH3 और एक ये हाइड्रोजन NH4 और ये Cl, क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लेना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका सही नाम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, देखने में कैसा होता है भाई, भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, वो भी बता दो थोड़े से। देखो यह ठंडे जल में आराम से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में, हाँ आगे देखो एक बार, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस भी होता है। गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त करता है। ये इसका थोड़ा बढ़िया वाला यूज है, यानी बढ़िया वाला गुण है। गर्म करने पर CO2 गैस प्रोड्यूस करता है ना, इसलिए हम इसको कई सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। CO2 गैस आपको पता होगा, 8वीं क्लास में आपने सीखा है कि CO2 गैस आग बुझाने में सबसे बढ़िया मदद करता है।
बढ़िया मदद करता है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस खाने के सोडे को आग बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। अगली बार जब रसोई में आग लग जाए ना, तो आप एक जो बेकिंग आपका खाने का सोडा है, इसका मुट्ठी भर करके और उस सिलेंडर के ऊपर जहाँ भी आग लगी है डाल देना, और देखना आप आग जल्दी बुझ जाएगी। क्यों? कि आग के ऊपर डालेंगे, गर्म होगा, गर्म होने से CO2 गैस, और वो CO2 गैस पूरी आग को एक कंबल की तरह ढक लेगी और आग बुझ जाएगी। अब इसीलिए हम इसका उपयोग जो है वो खस्ता पकोड़े, ब्रेड, केक बनाने के लिए भी करते हैं। देखो आपकी ब्रेड होगी या फिर पकोड़े हो गए, उसके अंदर ये सोडा डालेंगे और गर्म होने पर ये CO2 गैस के बुलबुले उस पकोड़े के अंदर रह जाएंगे, और बाद में वो खाएंगे तब अपने वो क्रिस्पी लगेगा एकदम, है ना। ब्रेड जो है वो केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अग्निशामक आग बुझाएंगे। आग क्यों बुझाएंगे? क्योंकि इसको गर्म करने पर CO2 गैस में निकलती है। आ गई बात समझ में? अब बात आती है अपने एक और उपयोग है इसका। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर में लोग क्या लिख के आ गए? NaHCO3 लिख के आ गए। लेकिन NaHCO3 में यदि हम टार्ट्रिक अम्ल नहीं लिखा इसमें, टार्ट्रिक अम्ल जब मिलाते हैं तो उसका जो मिश्रण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। समझ गए बात आप? ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना आ जाता है धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में अपने को 4 बातें पढ़नी पड़ेगी। इसका रासायनिक सूत्र, इसको बनाते कैसे हैं, इसके गुण और इसके उपयोग। ठीक है। देखो इसका कॉमन नेम भी होता है एक, धावन सोडा ही। अब देखो इसका सूत्र याद रखोगे सबसे पहले आप, Na2CO3, पॉइंट है 10H2। इसको थोड़ा और बड़ा सा लिखता हूँ और सुंदर सुंदर लिखता हूँ। यहाँ पर देख लो आप, Na2CO3 पॉइंट 10H2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब इसका रासायनिक कोई नाम पूछ ले आपसे, क्या बताओगे? आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 को क्या बोलेंगे? डेका। H2O क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। अभी यहाँ से एक अलग चीज़ भी आने वाली है आगे, मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, सोडियम क्लोराइड के उपयोग से NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड के उपयोग से बने NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। थोड़ी देर पहले भी आई थी यह अभिक्रिया, देखो इधर ये रही। हमने क्या बोला था? सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब इसके अंदर में क्या मिला दूँ? थोड़ा पानी मिला दूँ, यानी 10H2O मिला दूँ, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और वही तो अपना क्या है? धावन सोडा। आसान है बनाना, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। आपने NaCl का उपयोग करके क्या बनाया? सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी मिला दिया तो वो धावन सोडा बन गया। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे उसका, क्रिस्टलीकरण। सोडियम क्लोराइड के उपयोग से क्या ये बना था? इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट का जल के साथ क्रिस्टलीकरण करवाने पर धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। 3 स्टेप हो गई। पहला NaCl, H2O, CO2, ये चारों चीज़ें मिला करके हमने ये सोडा बनाया था। सोडे को गर्म किया तो अपने पास Na2CO3 बना था। अब इसके अंदर थोड़ा पानी मिला दिया और क्रिस्टलीकरण करवा दिया तो अपने पास धावन सोडा बन गया। समझ गए बात को? आराम से इस अभिक्रिया को लिखना है। एक एक चीज़, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना है आपको, झिझक बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से एक ही चीज़ को, ऑनलाइन का ये तो फ़ायदा है, एक ही चीज़ को 2-3 बार देख लोगे तो डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएगा, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है। ठीक है। तो अब क्रिस्टलन जल, अब थोड़ी देर पहले आपने एक सूत्र देखा ये वाला, पॉइंट 10H2, नई चीज़ आई होगी आपके सामने। पॉइंट तो कभी देखा ही नहीं। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? पॉइंट का मतलब ये होता है कि H2O का जो अणु है ना, वो पूरी तरीके से बंद बना करके नहीं जुड़ा हुआ है, बस ऐसे चिपका हुआ है। और ऐसे चिपके हुए जल के अणुओं को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल भी बोलते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? पूछ ले अपने को कि बताओ क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो किसी लवण के इकाई सूत्र में, ये एक सूत्र है इसका, इस एक सूत्र में कितने जल के अणु हैं? तो किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब ठीक है, ये अलग से बीच में डेफिनेशन आ गई, नोट लगा के लिख लेना आप लोग। क्या लगा के? नोट लगा के ये डेफिनेशन लिख लेना।
अब आगे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, धावन सोडा की। धावन सोडा जल में घुलनशील होता है, दिक्कत नहीं है, सबको पता है बात। इसका जलीय विलयन क्षारीय भी होता है, यानी कि धावन सोडा का जलीय विलयन कैसा होना चाहिए? क्षारीय होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बात से हमें पता चल जाता है। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट वापस से बन जाता है, जिसे हम सोडा एस भी बोलते हैं। सोडा एस, ए है फिर वो घुंडी वाला स है, ठीक है। उपयोग की बात कर लें, धावन सोडा का उपयोग सबको पता है कहाँ कहाँ पर हो सकता है, और कुछ और भी नई बातें भी सीखोगे इसमें। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, लकड़ी और कांच के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 4 तो यही हो गए। साबुन बनाने के लिए, साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। बोरेक्स के शोधन में भी होता है। बोरेक्स क्या होता है? एक अयस्क होता है, ठीक है। जल में स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। कठोर जल होता है उसमें साबुन काम नहीं करते, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को धावन सोडा लेके आना पड़ेगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। घरों में तो अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग करते ही करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब बात आती है, अगला अपना टॉपिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह वह 6th नंबर वाला टॉपिक आपका, ठीक है, 6th नंबर वाला टॉपिक है। इसके बारे में आपको देखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी हम 4 बातें देखेंगे। इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे हम, और इसके बाद में रासायनिक सूत्र के बाद में इसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, इसके गुण और इसके उपयोग, ये सारी बातें हम देख लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसका रासायनिक सूत्र बताओ। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ H2। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आधे को बोलते हैं हमें अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं, यानी हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने की विधि देख लो। पहली बात, आपके पास में एक जिप्सम नाम का पदार्थ होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2। इसमें भी क्रिस्टलन जल होता है, कितने? 2 क्रिस्टलन जल होते हैं। जिप्सम को हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये आपका जिप्सम है, इसको गर्म किया तो आपके पास में CaSO4.5H2 बन गया। इसको बैलेंस करने में कई बच्चों को परेशानी होती है, तो आप क्या करोगे, ये इधर देखो आधा H2 है, इसको पूरा H2O करने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से करेंगे तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 जल हो गया और 2 कैल्शियम सल्फेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 कैल्शियम सल्फेट करने के लिए मैं 2 से गुणा करता हूँ, और 2 से गुणा करते जल के हो गए 4। 4 में से 1 तो यहीं पर मौजूद है और बाकी 3 यहाँ पर मैंने लिख दिए। इस तरीके से आपके पास में ये अभिक्रिया बैलेंस भी हो जाती है। अब बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका निर्माण है वो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके गुणों की। पहली बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबने देखा हुआ है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में घुलनशील होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक घुलता नहीं है, वो थोड़ी देर बाद में जम जाता है, थोड़ी सी घुल सकता है। जल में मिलाने पर अघुलनशील, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अघुलनशील होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में पेंदे में बैठ जाएगा ये। थोड़ी देर तो ऐसा लगेगा घुल रहा है, लेकिन घुलेगा नहीं बिल्कुल भी। जल मिलाने पर कुछ समय पश्चात ये पुनः ठोस पदार्थ यानी जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। देखो तो क्या बोला गया है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, पहले बाद में लिखना। जल मिलाने पर आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने घरों में पुट्टी करने के लिए काम में लिया जाता है। उसमें थोड़ा पानी मिला करके और फिर वो दीवारों पर पुट्टी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो चाय वाय पीने के लिए जो मजदूर मिस्त्री होते हैं वो चले जाते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद में आके देखते हैं और संभालते नहीं हैं, तो वो जम जाता है। फिर अपने को दूसरा वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना पड़ेगा, वो जमा हुआ फिर काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बोल सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो कि अपना POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके अंदर 3 जल के अणु मिलेंगे और ये क्या बन जाएगा? वापस से जिप्सम बन जाएगा कुछ देर छोड़ने के बाद में, ठीक है ना। अब बात आती है आगे की। गुण देख लिए, बनाना कैसे है वो देख लिया, इसका सूत्र देख लिया। अब इसके उपयोग भी देख लो। उपयोग होता है भवन निर्माण के अंदर। इसके अलावा चिकित्सक जो होता है वो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग करता है। दांतों की चिकित्सा होती है, दांतों के अंदर खाली खाली जगह हो जाती है, उसको भरने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है।
सतह को चिकना यानी स्मूथ बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। दीवारें जो होते हैं, दीवारों के ऊपर पहले पुट्टी करते हैं ताकि पुट्टी करने से दीवारें चिकनी हो जाएँ और उसके ऊपर जो हम पेंट लेके आ रहे हैं, महँगा-महँगा पेंट लगाते हैं, वो थोड़ा कम खर्च होगा और अपने पैसे बचेंगे। ये थोड़ा सस्ता ही आता है। खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और एक तो लास्ट में अपने पास हथियार रहता ही है, कोई याद रहे ना रहे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो हम इसको काम में लेते ही लेते हैं। इस तरीके से हमने टोटल कितने कंपाउंड पढ़ लिए पहले मेरे को बताओ आप? हमने टोटल मिला कर के आज दूसरे पार्ट के अंदर पहले लवण पढ़ा, लवण के अंदर हमने लवण परिवार पढ़ा, लवण परिवार के अंदर आपने ये देखा कि ऐसे लवण जिसके अंदर एक जैसे धनायन या फिर ऋणायन मिलते हैं, उनको हम एक ही परिवार के सदस्य बोलेंगे। लवण परिवार के बाद में आपने NaCl के बारे में पढ़ा, इसको बनाते कैसे हैं, इसको शुद्ध कैसे करते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने NaOH देखा, इसको कैसे बनाते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनाते हैं इसको, और गुण देखे थे और इसके उपयोग देखे थे। उसके बाद में आपने बनाया था NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है ना, CO2, NaCl, H2O, NH3, ठीक है। इसके बाद में एक और देखा था आपने, कौन सा, CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है रंग उड़ाना। इसके अलावा आपने धावन सोडा भी देखा था, Na2CO3, ठीक है, 0.10 H2O। यहाँ से अपने पास में एक परिभाषा आई थी, कौन सी, क्रिस्टलन जल की। इसके बाद में आपने एक और देखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र, इसको बनाते कैसे हैं, इसके गुण और उपयोग, सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो आज वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से मैं गारंटी के साथ में 100% बोल दो या फिर 101% में वो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आज वाले टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देंगे आपको। और आज वाले टॉपिक के अच्छे से नोट्स बना करके रिवाइज आपने कर लिया है तो कम से कम आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, जो आप आराम से कर पाओगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा मेहनत आप, प्रैक्टिस आप करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट है तो आप ज़रूर बिना झिझक के कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और आपका प्यार दर्शाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में, बहुत बेसब्री से मुझे भी आपका इंतज़ार रहेगा और आपको भी वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।